नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। दुनिया में किसी भी समय, किसी काल में, मैं किसी विशेष समय खंड की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी दौर में आप कोई एक उदाहरण मुझे बता दीजिए कि किसी देश की जो बहुसंख्यक आबादी है, जहां उसकी आबादी 78-80% हो, 78 से 80% हो, वो अपने तीज त्यौहार, धार्मिक अनुष्ठान कैसे मनाए कि नहीं मनाए, कहाँ पर मनाए, इसके लिए उसे दूसरे मजहब के लोगों से इजाज़त लेनी पड़े। ये सिर्फ भारत में हो सकता है और हो रहा है, और खूब ज़ोरों से हो रहा है। मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि देखिए, इसमें मुसलमान को दोषी के रूप में देखने की कोशिश मत कीजिए। जो हिंदुओं का एक वर्ग उनके साथ खड़ा है, दरअसल दोषी वो है। चेन्नई से ही आवाज उठी थी। मुख्यमंत्री के पुत्र और राज्य सरकार के मंत्री उदयनिधि स्टालिन और उनकी पार्टी के दूसरे नेता ए राजा और कई नेता, जिन्होंने कहा सनातन धर्म एक बीमारी है, उसकी तुलना तमाम तरह की बीमारियों से की और कहा कि इसको खत्म कर देना चाहिए। अब इस बयान के बाद इन 78-80% लोगों की ओर से कोई आवाज़ नहीं उठी। इसके लिए कौन दोषी है? उदयनिधि स्टालिन को और एम.के. स्टालिन को क्यों दोष दे? अभी 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा पीठाधीश्वर और माफिया एक हैं। आपको पूरे प्रदेश से और पूरे देश में हजारों, बल्कि मैं कह रहा हूं कि अगर गिनती की जाए शायद संख्या लाखों में पहुंचेगी, जहां अलग अलग पीठ और उनके पीठाधीश्वर हैं और उनके फॉलोअर हैं, उनकी संख्या करोड़ों में जाएगी। कहीं से कोई आवाज़ उठी? कहीं से इसका विरोध हुआ? ज़रा सा आप इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के खिलाफ बोलकर तो देखिए। ऐसा चर्च के फादर के खिलाफ, मस्जिद के मौलवी के खिलाफ इस तरह का एक बयान देकर देखिए। आपको लगेगा कि मेजॉरिटी में आप नहीं वो हैं, बहुसंख्यक आप नहीं वो हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? बाकी चीज़ें तो आपको मालूम है। चेन्नई में अभी गणेश चतुर्थी थी, अभी बीती है। उस दौरान उलेमा काउंसिल ने बाकायदा बयान जारी किया कि हिंदुओं को अगर गणेश पंडाल लगाना है, गणेश उत्सव मनाना है और भगवान गणपति की स्थापना करना है, तो पहले उलेमा काउंसिल से, जगह के उस इलाके के उलेमा काउंसिल से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो अभी तो मैं जहां तक समझ रहा था कि संविधान का राज चल रहा है, जिस संविधान को इमरजेंसी में सेकुलर बना दिया गया। शरिया का राज तो स्थापित हुआ नहीं, शरिया के अनुसार तो संविधान बना नहीं है। लेकिन ये मांग शरिया का जहां राज है वहीं हो सकती है, लेकिन ये हो रहा है। जहां भी इस तरह की चीजें रुकी हैं वो अदालत के आदेश से रुकी है, अदालतों के आदेश से। हिंदू समाज उठकर खड़ा हुआ हो, ऐसा दिखाई नहीं दिया। इसका नतीजा अभी 2 दिन पहले दिखाई दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, मराठी हैं। गणपति जी की पूजा महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होती है देश में। गणपति उत्सव सबसे ज़्यादा मनाया जाता है। उन्होंने भी अपने घर में भगवान गणपति की स्थापना की और उसकी पूजा के लिए, आरती के लिए देश के प्रधानमंत्री को निमंत्रित किया। प्रधानमंत्री गए, पूजा में शामिल हुए और आरती में भी शामिल हुए। उसकी फोटो बाहर आई, मीडिया में आई। अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि हिंदू विरोधी इकोसिस्टम कैसे काम करता है। नरेंद्र मोदी उनके निशाने पर हों, ये बड़ा स्वाभाविक है। लेकिन देश के मुख्य न्यायाधीश सिर्फ इसलिए कि उन्होंने गणपति उत्सव मनाया और उसमें प्रधानमंत्री को निमंत्रित किया, इस गिरोह के, मैं कहता हूं गिरोह है ये, क्योंकि ये सनातन का ही विरोधी नहीं, देश का भी विरोधी। ये बात क्यों कह रहा हूं वो भी अभी बताता हूं। अब हमला मुख्य न्यायाधीश पर हो रहा है कि उन्होंने न्यायपालिका की गरिमा और उसकी निष्पक्षता को खत्म कर दिया। जो सेपरेशन ऑफ पावर है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में, उसको खत्म कर दिया, कॉम्प्रोमाइज कर लिया। लेकिन उससे बड़ी बात जो कही जा रही है,
कहा जा रहा है कि उन्होंने पाला बदल लिया। अब इस बात को आप समझिए, इस पर ध्यान दीजिए। ये लोग मानकर चल रहे थे कि मुख्य न्यायाधीश दरअसल हिंदू विरोधी हैं। उनको मुख्य न्यायाधीश से चिढ़ उस समय से है जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला राम मंदिर के पक्ष में आया। उस समय खुलकर उनके खिलाफ नहीं बोले, क्योंकि उस समय निशाने पर उस समय के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई थे, जस्टिस रंजन गोगोई। और आपको बता दें कि राम मंदिर का जो फैसला 5 जजेस की बेंच का आया, वो सर्वसम्मति से आया था। सर्वसम्मति से जब फैसला आता है तो कोई एक जज उस फैसले को लिखता है, बाकी सबको दिखाता है, और सहमति होने के बाद वो फाइनल हो जाता है। ये कभी बताया नहीं जाता कि वो जजमेंट लिखा किसने, लेकिन अब सबको मालूम है कि वो जजमेंट जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने लिखा था। तब से इन लोगों के निशाने पर हैं। लेकिन बीच बीच में सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले सरकार के खिलाफ आए, सरकार को फटकार लगाई गई कई मामलों, तो उससे ये लोग खुश थे और मान के चल रहे थे कि ये हमारे पाले में है। उस जजमेंट के बाद इनको दूसरा झटका लगा जब जस्टिस DY चंद्रचूड़ भारत के मुख्य न्यायाधीश रामलला के दर्शन करने अयोध्या गए और दूसरे कई मंदिरों में जा चुके हैं। तो राहुल गांधी के अलावा और जितने भी मंदिर जाने वाले लोग हैं वो सब इनके निशाने पर हैं। राहुल गांधी को इससे छूट इसलिए है कि उन्हें लगता है कि इसके जरिए राहुल गांधी बीजेपी की जमीन हथिया रहे हैं। पिछले 10 साल में जस्टिस DY चंद्रचूड़ तीसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जिन पर हमला हो रहा है, और हमला करने वाले एंटी हिंदू और एंटी इंडिया ब्रिगेड के लोग हैं। और कारण एक ही है, पहली बार निशाना बने थे जस्टिस दीपक मिश्रा, तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने राम मंदिर के मामले की सुनवाई की तारीख तय करने का फैसला किया, और ऐसा लगने लगा था कि 2019 के चुनाव से पहले इस पर फैसला आ सकता है। तो उनके खिलाफ महाभियोग चलाने का नोटिस दिया गया। उसमें कांग्रेस और विपक्षी दलों के सांसद शामिल थे। ये उनको धमकी थी कि अगर हमारी बात नहीं माने, आप हमारे बताए रास्ते पर नहीं चले, तो समझ लीजिए हम कहां तक जा सकते हैं। यही ब्रिगेड थी जो वो 4 जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे प्रेरणा और उसका आयोजन कराने वाले यही लोग थे। जस्टिस दीपक मिश्रा डर गए और उन्होंने सुनवाई टाल दी। उसके बाद दूसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, उनको भी डराने की कोशिश की गई। उन्हें उनके दफ्तर में काम करने वाली एक महिला के जरिए उन पर आरोप लगाने की कोशिश की गई कि जिससे कि वो इस्तीफा दे दें या डर जाएं और इनके कहने में आ जाएं। जस्टिस रंजन गोगोई डरे नहीं। उन्होंने सुनवाई की और फैसला किया कि ये डे टू डे हियरिंग होगी, इतने दिन में हो जाएगी। वो रिटायर होने वाले थे जल्दी ही, और फैसले के कुछ ही दिन बाद रिटायर भी हो गए। तो उनको मालूम था कि इसको डिले करके ये कोशिश हो रही है कि उनके समय में ये फैसला ना आने पाए, इसकी सुनवाई ना होने पाए पूरी। अगर जस्टिस रंजन गोगोई भी डर गए होते तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना आ पाया होता राम मंदिर के बारे में। पहली बार झटका खाया, पहली बार हार का मुंह देखा इस ब्रिगेड ने जस्टिस रंजन गोगोई के सामने। और उसके बाद 5 जजों की जो बेंच थी, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जिसने ये फैसला दिया, जस्टिस रंजन गोगोई ही उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, तो सारा ठीकरा उनके सर फोड़ दिया। इसलिए उस समय उस तरह से निशाने पर नहीं आए थे जस्टिस चंद्रचूड़। तो अब तीसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं जस्टिस चंद्रचूड़, जिन पर यह ब्रिगेड हमला कर रही है। इन लोगों की आप देखिए स्मृति कैसी है, या कहें कि स्ट्रेटजी का पार्ट है। इनको भूल गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो समय थे, मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, KG बालकृष्णन, तब मनमोहन सिंह ने अपने घर पर इफ्तार पार्टी बुलाई थी और उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल हुए थे।
दोनों में थोड़ा सा फर्क देखिए। यहां एक धार्मिक अनुष्ठान के लिए जो उनके घर में हो रहा था, निजी रूप से हो रहा था, जस्टिस चंद्रचूड़ के घर में, उसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री को उन्होंने न्योता दिया। और मनमोहन सिंह के मामले, मनमोहन सिंह के घर पर इफ्तार की दावत हो रही थी, उसमें उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को न्योता दिया और वो गए। तब संविधान बचा हुआ था, तब न्यायपालिका की निष्पक्षता बची हुई थी, तब जो सेपरेशन ऑफ पावर है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में, उसकी गरिमा बची हुई थी। लेकिन प्रधानमंत्री जस्टिस चंद्रचूड़ के घर चले गए तो सब खत्म हो गया। तो ये एक मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है। एंटी हिंदू और एंटी नेशनल एलिमेंट्स इसमें आगे हैं और इसकी अगुवाई कर रही है एक संस्था। इस संस्था का नाम है कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म। ये संस्था बनाई थी शांति भूषण ने, जो भारत के पूर्व कानून मंत्री थे, जनता पार्टी के समय कानून मंत्री बने थे, बड़े वकील थे सुप्रीम कोर्ट के। उन्हीं के बेटे हैं प्रशांत भूषण, जो अब इस संस्था को चला रहे हैं। इस संस्था का जिस बिल्डिंग में ऑफिस है, एड्रेस है 6x6 जंगपुरा, बिल्डिंग के बेसमेंट में ऑफिस है। प्रशांत भूषण के कई दफ्तरों के जो एड्रेस आते हैं सामने, उनमें से एक ये भी है। दिल्ली पुलिस जो दिल्ली दंगों की जांच कर रही है, जो हिंदू विरोधी दंगे थे, उस हिंदू विरोधी दंगों की साजिश की व्यूह रचना के लिए जो पहली बैठक हुई वो इसी दफ्तर में हुई। ये बात दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच के बाद अदालत को बताया है। और ऐसे लोगों की हिम्मत देखिए, ये कह रहे हैं कि गणेश पूजा पर प्रधानमंत्री को बुलाना न्यायपालिका की निष्पक्षता से समझौता है। इन लोगों को शायद अंदाजा नहीं है कि न तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ कमजोर व्यक्ति हैं, जो इस तरह के फर्जी आरोपों और इस तरह के प्रचार से डर जाने वाले हैं। और ये जो संस्था है, इसके बारे में एक बात और जान लीजिए। इसने सुप्रीम कोर्ट के एक जज पर आरोप लगाया था कि एक मेडिकल कॉलेज के पक्ष में फैसला देने के लिए उन्होंने उससे रिश्वत ली थी, जिसके खिलाफ केस हुआ और इस संस्था पर सुप्रीम कोर्ट ने 25,000 का फाइन लगाया था कि आरोप झूठा था। यही संस्था भारत विरोधी अभियान की अगुवाई कर रहा है। इसमें आपको बहुत सारे क्रिप्टो क्रिश्चियन मिल जाएंगे जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, बड़े वकील हैं। नाम उनके आपको हिंदू मिलेंगे, वो दरअसल क्रिश्चियन है। वो ईसाई धर्म स्वीकार कर चुके हैं, धर्म परिवर्तन का समय समय पर समर्थन करते रहते हैं, वो धर्म परिवर्तन कराने वालों का मुकदमा लड़ते रहते हैं। ये वही लोग हैं जो अर्बन नक्सल का समर्थन करते हैं, उनका मुकदमा लड़ते हैं, उनको जेल से छुड़ाने का काम करते हैं, जमानत दिलाने का काम करते हैं। तो इस देश में आज़ादी के 77 साल बाद ये स्थिति है कि हिंदू अगर आप हैं, अपना त्यौहार मनाना चाहते हैं, तो ये सांप्रदायिकता है। और इसमें आप किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को बुलाते हैं, वो शामिल होता है, तो ये संवैधानिक पदों की मर्यादा और गरिमा का हनन है। ये सब बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? मैं सिर्फ ये बताने और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि खतरा कितना बड़ा है। अब एक बार फिर से जो है जनरल बिपिन रावत की बात करूँगा। उन्होंने जो 2.5 फ्रंट वॉर की बात कही थी, आधा फ्रंट बताया था देश के अंदर के जो दुश्मन हैं, तो मुझे लगता है कि ये 2.5 फ्रंट वॉर नहीं भारत को लड़नी पड़ेगी, ये अब 3.5 फ्रंट वॉर हो गई है। ये जो घरेलू दुश्मन हैं उनका 1.5 फ्रंट है। एक फ्रंट वो जो देश के अंदर से सक्रिय है और आधा वो जो देश के बाहर से इनकी मदद कर रहा है, इनको कवर फायर दे रहा है। तो इस खतरे को अगर आप नज़रअंदाज करेंगे तो इसकी कीमत अपने अस्तित्व से चुकाएंगे।
इन बातों पर जब तक आप ऐसे लोगों के विरोध में, ऐसी बातों के विरोध में, ऐसे अभियानों के विरोध में मुखर रूप से खड़े नहीं होंगे, तब तक उसका असर पड़ने वाला नहीं। तब तक हमेशा लगेगा कि वो जीत रहे हैं और हम और आप हार रहे हैं। और ये जो जीत की उनकी अनुभूति है, उनका हौसला और बढ़ा रही है। उनको बाहर से समर्थन और ज़्यादा मिल रहा है और देश के दुश्मनों का हौसला और ज़्यादा बढ़ रहा है। जिस तरह से राहुल गांधी ने सिख फॉर जस्टिस का जो उद्देश्य है और उनकी पार्टी का जो उद्देश्य है, दोनों का एक फ्रंट बना लिया है। दोनों एक ही पेज पर खड़े, एक ही सतह पर खड़े। ये कांग्रेस और देश के इतिहास की बहुत बड़ी घटना है, जिसको शायद हम लोग अभी उस रूप में, उस खतरे को समझ नहीं पा रहे हैं। हिंदुओं के साथ समस्या ये है कि खतरा जब तक उनके दरवाजे पर आकर खटखटाए ना दरवाज़ा, तब तक समझ में नहीं आता है। शिमला में जो कुछ हो रहा है ये प्रमाण है उसका। जब खतरा जो है अपने निजी हित पर आ गया, अपने घर के अंदर आ गया, तब जागे। जब तक ये खतरा घर तक नहीं आया हुआ दिख रहा था, तब तक इतने सालों से वो मस्जिद बनी हुई थी और ज़्यादा बढ़ रही थी। उसमें लोगों का आना जाना और ज़्यादा बढ़ रहा था, बाहर से लोगों को लाकर बसाया जा रहा था, ये सब हो रहा था और हिंदू उस इलाके का चुपचाप देख रहा था। अब जाके जागा है, और जागा है तो देखिए सरकार की क्या हालत हुई। तो इसलिए जागिए, नींद से जागिए, नींद से उठिए। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।